सोनू एक बहुत ही गरीब परिवार से था। वह अपने पिता अर्जुन और माता सीमा के साथ रहा करता था। उसके पिता जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और बाजार में बेचा करते थे। इसी तरह से उनका गुजर बसर चल रहा था। सीमा, आप आ गए। आज इतना उदास क्यों लग रहे हो? अर्जुन, आज तो जंगल में लकड़ियां ही नहीं मिली, थोड़ी सी मिली हैं बस, उससे भला बाजार में क्या दाम मिलेगा? सीमा, आप चिंता क्यों करते हैं? सब दिन एक से नहीं होते। इतने में सोनू भागता हुआ आता है और सीमा के गले लग जाता है। सोनू, माँ देखो, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। सीमा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, इसी तरह से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। सोनू, पापा प्रधानाचार्य ने मेरी पढ़ाई से खुश होकर मुझे पास के गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने की इजाज़त दे दी है। अर्जुन, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब जाना है वहाँ पढ़ने के लिए? सोनू, 2 दिन बाद जाना है। सीमा, पर उस गांव में जाने के लिए तो नदी पार करनी होती है ना, और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि रोज़ उस गांव तक जाने के लिए नाव वाले को पैसे दे सकें। अर्जुन, अभी तो 2 दिन बाकी हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ ज़रूर हो जाएगा। फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं, पर अर्जुन को नींद नहीं आती क्योंकि उसे पैसों का बंदोबस्त करना था। उसका बेटा बहुत होनहार था और उसे एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था। अर्जुन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसका बेटा अच्छे स्कूल में ना पढ़ सके। अर्जुन, वैसे तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता, पर अब जब उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मुकाम हासिल किया है तो फिर भला मैं उसे पढ़ा भी नहीं पा रहा। लेकिन हाथ पर हाथ रखे बैठकर कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ न कुछ तो प्रबंध करना ही होगा। अगली सुबह अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ गया और वहाँ उसे ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं मिली, बस वही थोड़ी सी लकड़ियाँ काटकर बाज़ार में बेच आया। फिर जब वह बाज़ार से वापस आ रहा होता है तभी उसे एक भिखारी दिखाई देता है। भिखारी, बेटा, कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला और ना ही जेब में कोई पैसा है जिससे कि भीख मांगने गया। उसने चिल्लाकर फटकार कर मुझे वहाँ से भगा दिया और रात भी बहुत हो गई है। कुछ पैसे हों तो दे दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। अर्जुन मन में, मेरे पास तो इन लकड़ियों को बेचकर केवल 2 ही रुपए आए हैं, इनसे भला मेरा क्या होगा, लेकिन कम से कम इस गरीब इंसान का पेट तो भरेगा। मैं ये 2 रुपए इसी को दे देता हूँ, मैं कुछ और बंदोबस्त कर लूँगा। अर्जुन 2 रुपए उस भिखारी को दे देता है। भिखारी, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करें, तुम्हारे हाथ में जो हुनर है वे एक दिन तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। अर्जुन, मैं समझा नहीं। भिखारी, समय आने पर सब कुछ समझ जाओगे। ये कहते हुए भिखारी वहाँ से चला जाता है। अर्जुन खाली हाथ घर वापस जाता है और अभी भी वह यही सोच रहा था कि सोनू के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँ। तभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्जुन, हे भगवान, इस बारिश को भी अभी होना था। ऐसा लग रहा है कि साल भर की बारिश अभी हो जाएगी। सीमा, कल सोनू के पास वाले गांव में पढ़ने के लिए जाना है और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे पास तो छाता भी नहीं है जो हमें इसे दे दें। पूरी रात पानी बरसता रहा। पानी रुकने की आस में सीमा और अर्जुन सोनू के साथ बारिश होते हुए देखते रहे, लेकिन बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। तभी अर्जुन को उस भिखारी की बात याद आई। वह तुरंत उठ गया। सीमा, क्या हुआ? तुम अचानक इस तरह क्यों उठ गए? अर्जुन, तुम आराम से सो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। सीमा और सोनू अंदर जाकर सो गए और अर्जुन ने
पूरी रात जागकर एक लकड़ी की छतरी बनाई और सुबह सोनू को देते हुए कहा, सोनू ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए ये लो छतरी। मेरे पास कुछ लकड़ियाँ बची थी, उनको छीलकर मैंने एक लकड़ी की छतरी बनाई है। ये तुम्हें इस बारिश से भीगने से बचाएगी और तुम बिना भीगे स्कूल जा सकोगे। सोनू, पर पिताजी ये तो लकड़ी की छतरी है। अर्जुन, हाँ बेटा, मेरे पास जो था वह मैंने तुम्हें दे दिया। सोनू, ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है। सोनू उस छतरी को उठाता है और स्कूल जाने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा लेता है। जब सोनू छतरी लेकर गांव से निकला तो आसपास के लोग उसकी छतरी को देखने लगे और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। गांव में बारिश के साथ साथ तूफान भी आया हुआ था। रास्ते में पवन और नितिन नाम के दो लड़के सुंदर सुंदर रंगों की साधारण छतरी लिए हुए बारिश के नीचे खड़े थे। पवन, अरे अरे देखो, सोनू के पास लकड़ी की छतरी। नितिन, इसके पास तो छतरी है ही नहीं, इसे तो बस किसी तरह काम चलाना है। पवन, ये देखो मेरी छतरी कितनी सुंदर है, इसके रंग देखो और इसके ऊपर बनी पेंटिंग देखो, पता है कितनी महंगी है। मेरे पापा इसे विदेश से लेकर आए थे, इसमें एक भी पानी की बूंद नहीं टपकती। पवन, हाँ, मेरे पिताजी को भी उनके जन्मदिन पर उनके एक दोस्त ने गिफ्ट किया था और पापा जी ने अब मुझे दे दी है। बारिश में काम तो आ रही है। नितिन, एक काम करते हैं, बारिश में इस सोनू को परेशान करते हैं। पवन और नितिन छतरी लिए सोनू के पास जाते हैं और उसे उस लकड़ी की छतरी के बारे में बहुत कुछ सुनाते हैं। पवन, अरे मैंने सुना है मास्टर जी ने तुम्हें पास के गांव में पढ़ने के लिए जाने को कहा है। नितिन, हाँ, इसका दूसरे स्कूल में तबादला हो गया है। पवन, अच्छा, तो तू लकड़ी की इस छतरी को लेकर नए स्कूल में जा रहा है। नितिन, इसकी औकात भी है नए स्कूल में पढ़ने की। एक नया छाता तो लिया नहीं जाता, जाएंगे नए स्कूल में पढ़ने के लिए। नितिन और पवन सोनू को बहुत कुछ सुना देते हैं और तभी तेज़ तूफान आता है और नितिन एवं पवन की सुंदर सुंदर साधारण छतरियों को अपने साथ आसमान में उड़ाकर ले जाता है। सोनू, अरे तुम्हारी विदेश की छतरियाँ तो कौवा बन गई। ये विदेश से आई थी पर ये हमारे देश की आंधी तूफान को बर्दाश्त नहीं कर सकी। पवन, सोनू, हम भीग रहे हैं, हमें अपनी छतरी में आने दो ना, हमें बहुत ठंड लग रही है। नितिन, सोनू, तुम्हारी छतरी तो हवा से उड़ेगी भी नहीं और ना ही उसमें पानी टपकेगा, हमें अपनी छतरी में ले लो ना। सोनू को उन पर दया आ गई और उसने अपनी छतरी में उनको आने दिया। पवन, हमें माफ़ कर दो सोनू, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया पर तुमने फिर भी हमें अपनी लकड़ी की छतरी में आने दिया और हमें भीगने से बचा लिया, नहीं तो हम पूरे के पूरे भीग जाते और बीमार पड़ जाते। सोनू, यह तो मेरा फ़र्ज़ था, अगर मैं भी तुम्हारी तरह करता तो तुम में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाता। सोनू अब पवन और नितिन को अपनी जगह पर छोड़कर अपने स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है। आगे जाकर वह नदी के किनारे पहुंचा जहां पर बहुत पानी भरा हुआ था और कोई नाव भी नहीं थी। सोनू, अरे यहाँ तो कोई नाव भी नहीं है, मैं नदी पार कैसे करूँगा। नदी के पास पहुँचते पहुँचते बारिश भी रुक चुकी थी। तभी वह अपने छाते को उल्टा करके नदी में डाल देता है और उसे एक नाव के रूप में प्रयोग करता है। सोनू, ये छतरी मेरे लिए नाव का काम भी करेगी, मुझे किसी भी हालत में स्कूल पहुंचना ही होगा। अगर मैं आज नहीं पहुंचा तो कभी भी इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाऊंगा। सोनू अपनी छतरी में बैठ गया और अपने हाथों से पानी को धकेलता हुआ आगे बढ़ गया। छतरी उसके इशारे के अनुसार आगे बढ़ गई। फिर सोनू थोड़ी देर बाद पास के गांव में पहुंच गया। सोनू, इस छतरी की मदद से मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं, पर यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही और तेज़ धूप निकली हुई है, इसमें ये मेरी लकड़ी की छतरी काम आएगी।
वह अपनी छतरी को ऊपर कर लेता है और धूप से रक्षा करने लगता है। चलते चलते रास्ते में उसे कई लोग मिलते हैं जिन्हें वो अपनी छतरी के नीचे आने देता है और उन्हें उनके स्थान पर छोड़ते हुए आगे स्कूल की तरफ बढ़ता रहता है। धीरे धीरे सोनू स्कूल पहुंच जाता है। वहां पर उसकी स्कूल की हेडमास्टर से मुलाकात होती है। हेडमास्टर: अरे वाह सोनू, तुम तो इतनी तेज़ बारिश में भी निश्चित समय पर स्कूल आ गए। तुम्हारी ये लकड़ी की छतरी तो बड़ी कमाल की है। सोनू: मेरे पिताजी ने बनाकर मुझे दी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक नई छतरी ले सकता, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से यह लकड़ी की छतरी बना दी। हेडमास्टर को लकड़ी की छतरी इतनी पसंद आई कि वह सोनू के साथ उसके घर पहुंच गए और सोनू की प्रशंसा करते हुए बोले, सोनू जितना पढ़ाई में होशियार है उतना ही दिमाग भी बहुत चलाता है। उसने इस छतरी का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। उसकी ये लकड़ी की छतरी बहुत अनोखी है। इसे इस लकड़ी की छतरी का उपयोग करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। हेडमास्टर: मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए भी एक लकड़ी की छतरी बनाओ, जिसके लिए मैं तुम्हें एडवांस पैसे भी देना चाहूँगा। अर्जुन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी लकड़ी की छतरी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और दूर दूर से लोग उससे छतरी बनवाने के लिए आने लगे। अर्जुन: बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी ये लकड़ी की छतरी लोगों की चहेती बन गई है। सोनू: पिताजी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा तो क्या मैं आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? मेरे ज़रिए लकड़ी की छतरी का प्रचार हुआ है और ये छतरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। इससे आपको एक नया व्यापार करने का भी मौका मिला है। अर्जुन: अगर उस भिखारी ने मेरे हुनर का मुझे विश्वास नहीं दिलाया होता तो आज शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। अर्जुन अब हर रोज़ मेहनत करके 100 से भी ज़्यादा लकड़ी की छतरियाँ बनाता और उन्हें सुंदर रंगों से भी पेंट करता। बाज़ार जाकर बेचने पर उन छतरियों का बहुत अच्छा दाम मिलता, जिससे अर्जुन अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। उसके इस व्यापार में उसकी पत्नी और उसका बेटा भी हाथ बटाते रहते। अब अर्जुन का पूरा परिवार इस काम से खुश था।